नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान के विषयों में एक बड़ा पेचीदा विषय रहा है, वह है शक्ति और वैधता के संबंध में। राज्य की शक्ति दो तरीके की होती है, एक सैन्य और एक असैन्य शक्ति। असैन्य शक्ति के अंतर्गत उसकी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति आती है, जबकि सैन्य शक्ति में जो है आती है उसकी बल शक्ति। कहते भी हैं कि शक्ति के अंदर बल उसी तरह निहित रहता है जिस तरह बादलों के अंदर बिजली छिपी हुई रहती है, जो समय आने पर बाहर आती है। ठीक इसी तरह हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी पुलिस राज्य की वह बल है जो शक्ति के अंदर छिपा रहता है। वर्तमान समय में एक बड़ी जो पेचीदा चिंतन की समस्या है वो है कि राज्य और सेना के आपसी संबंधों को जो है समझा जाए। लोकतांत्रिक देशों में प्राय सेना को जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं के अधीन रखा जाता है और प्राय राजनीति में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर हम कुछ देशों का उदाहरण देखेंगे और राजनीति और सेना के आपसी संबंधों पर जो है छोटी चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो चर्चा है वह बांग्लादेश के विषय में है। हमने देखा किस तरीके से वहाँ एक लोकतांत्रिक क्रांति हुई, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला, नियंत्रण करने की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहे और आंदोलनकारियों के इच्छानुसार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने जो है अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि अभी भी बांग्लादेश में चुनाव के कोई अंदेशे नहीं निकलते। मोहम्मद यूनुस ने भी अभी सेना की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी है, गिरफ्तार करने से लेकर के गोली मारने तक के सारे अधिकार उनको दे दिए हैं। यानी कि एक तरह से कहें कि जो बल था वह खुले रूप में सामने नहीं आ पाया, लेकिन एक हल्का सा आवरण लेकर के वो बल पूरी तरह से सक्रिय है। अब हम देखते हैं साहब दूसरा उदाहरण पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में सरकार के लिए सबसे जो पेचीदा समस्या रही है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान की न्यायपालिका सशक्त न्यायपालिकाओं में गिनी जाती है जिन्होंने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्रियों को जेल भेजा है। हालांकि हमें बहुत से देशों में, अपने देश में हम देख लें, हमें ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते पद पर विद्यमान प्रधानमंत्री को जेल भेजाओ। तो पाकिस्तान की न्यायपालिका सशक्त है। अब उसके ऊपर एक सीट्स कोर्ट बनाया जा रहा है जिस पर कह रहे हैं कि सेना के अधिकारियों का नियंत्रण होगा और जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को बदला जा सकता है। जाहिर सी बात है ये वहाँ के संविधान और लोकतंत्र के लिए संकट पैदा करेगा। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो उदाहरण है वो बताते हैं कि सेना का राजनीति में हस्तक्षेप किस प्रकार का है। अब आते हैं हम दो देशों के उदाहरण पर, इजराइल और भारत। अभी रिसेंटली भारत में जो समस्या है वो है अग्निवीर योजना स्कीम को लेकर के इसका विरोध हो रहा है कि साहब 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद लड़का कहाँ जाएगा। और दूसरा अभी हमने इजराइल का मामला देखा कि इजराइल ने अभी अपने पड़ोसी देश लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए, उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए। पेजर ब्लास्ट में 3,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, कई लोग मारे भी गए। ईरान के राजदूत का भी इनमें हाथ है। अगले दिन वॉकी टॉकियों में ब्लास्ट होने लगे। जाहिर सी बात है ये साइबर अटैक है कि आपने कोई गोला बारूद नहीं भेजा, आपने कोई सिपाही नहीं भेजा, आपने कोई क्रॉस बॉर्डर नहीं किया और फिर भी आपने दुश्मन को जो है निशाना बना लिया। ये जो अभी घटना हुई है ये बताती है कि युद्ध अब किस स्तर पर पहुंचा दिया है इजराइल ने। दूसरी तरफ हम लेते हैं भारत को। भारत और इजराइल की परिस्थितियां कोई ज़्यादा अलग नहीं है, हमें अपने शत्रु देशों से घिरे हुए हैं। जहां पर इजराइल साइबर अटैक तक पहुंच गया है वहां पर अभी तक हम टेरिटोरियल आर्मी के इश्यू पर अटके हुए हैं। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? टेरिटोरियल आर्मी होती है प्रशिक्षित सैनिकों का समूह, ऐसे नागरिक जिनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सैनिक काम लिया जा सकता है। इसका उदाहरण हमें क्या मिलता है? इसका उदाहरण हमें अभी मिलता है रूस और यूक्रेन युद्ध में। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन लगातार जीत रहा है, उसने इतने बड़े देश से, महान देश से टक्कर ले ली। अब आप देखें कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि 2006 के बाद जब से क्रीमिया के साथ
यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, यूक्रेन और रूस के बीच क्रीमिया को लेकर जो क्राइसिस हुआ, उसके बाद से ही यूक्रेन ने अपने नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि यूक्रेन की सेना के अलावा जो उनके सामान्य नागरिक थे वो भी हथियार चलाने में माहिर हो गए, और आज यूक्रेन जो है रूस के अंदर कुछ क्षेत्र पर कब्जा करने में कामयाब हो गया और वो युद्ध में लगातार आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए कल को हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि चीन और पाकिस्तान ने हम पर दोनों तरफ से अटैक कर दिया। चीन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, हम पर दो तरफ से अटैक हुआ, तो हमारे पास क्या जो हमारे सैनिक हैं, क्या केवल वही लड़ेंगे? क्या आम आदमी, हमारे जो नागरिक, हमारे पास प्रशिक्षित नागरिकों की कोई फौज है? नहीं है। समस्या क्या है कि हमारे यहाँ पर सेना को रोजगार का साधन मान लिया गया है। जैसे शिक्षा विभाग है, बैंक है, मेडिकल विभाग है, रेवेन्यू, हमारी जो पीएसयूज हैं, तो वो लोग जो कई लोग ये मानते हैं कि सेना भी सब रोजगार का साधन है, 4 साल की नौकरी है। नहीं, ध्यान रहे कि सेना जो है वह कभी भी केवल रोजगार देने का साधन नहीं है, वह राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है, वह राज्य की शक्ति का माध्यम है, वह वो रीढ़ की हड्डी है जिसकी वजह से पूरा राज्य टिका हुआ है। ठीक है ना? आपकी बैंक, आपकी शिक्षा, आपकी रेलवे, एजुकेशन, जितना आपकी संपत्ति है वो सब इसलिए सुरक्षित है क्योंकि देश की सीमा सुरक्षित है। इसलिए कभी भी सेना को रोजगार का साधन नहीं माना जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, टेरिटोरियल आर्मी भविष्य की ज़रूरत है, तो इसको अग्निवीर न कह करके इसको सीधा स्टेट टेरिटोरियल आर्मी कहिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। खैर, ये 4 देशों के उदाहरण हमने देखे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और इसराइल। और चारों देशों के उदाहरण में हमने देखा कि किस प्रकार राजनीति और सेना के आपसी संबंधों को जो है नए आयामों में हम पढ़ सकते हैं, इसका रिसर्च कर सकते हैं, और निश्चित रूप से रिसर्च का और अध्ययन का एक अच्छा विषय हो सकता है। धन्यवाद।